सैनी साहब, राजस्थान में क्या हो रहा है? आज लेटेस्ट क्या खबर है? क्या वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया है? क्योंकि दिया कुमारी को आगे किया जा रहा है, वो जयपुर घराने की महारानी है। तो दिया कुमारी वसुंधरा राजे को किनारे कर सकती है? ये स्वप्न बड़ा मुश्किल है इस तरीके से होना। हालांकि दिया कुमारी जयपुर राजघराने की ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी है, जो जयपुर राजघराना था उसकी। और ब्रिगेडियर भवानी सिंह का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा कमाल का रहा है। वो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पहले अंगरक्षक, किसी राजा ने लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट के रूप में अगर स्वीकार किया तो वो भवानी सिंह थे, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक बने थे। उनके युद्ध में भी सन 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनका युद्ध कौशल देखने काबिल था, जिसकी लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। राजनीति में वो जब आए तो उस वक्त उस कौशल में वो सफल नहीं हुए और पराजित हो गए। लेकिन जब कांग्रेस के उसमें झंडे के तले पराजित हुए तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले उनकी बेटी ने सवाई माधोपुर से विधायक का पहला दर्जा हासिल किया और दूसरी बार वो लोकसभा की सदस्य बनी। और अभी तीसरी बार जो नया युद्ध प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, उसमें उनको सांसद से विधायक के लिए लड़ने को जयपुर की एक सीट से तय किया गया है, जो जिसको लेके बड़ा भारी विवाद है। बड़े हल्ले गुल्ले हो रहे हैं, कोई गले मिल के रो रहा है, कोई कोई अपने साथियों के साथ में आके नारे लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ऐसे दृश्य आजकल बड़े आम हो रहे हैं। तो वो जो अनुशासित और एकजुटता वाली पार्टी है, मिस कॉल वाली पार्टी बन रही है। हम लोग तब भी कहते थे कि मिस कॉल से प्रतिबद्धता हासिल नहीं होती। वो तो वैचारिक रूप से जब आप कमिटेड होते हैं और जब आप पार्टी के साथ में काम करते हैं तब वो सिलसिला हासिल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो स्वप्न यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। बहरहाल, वसुंधरा राजे का जो स्वरूप है वो बहुत अलग है। वो राजस्थान की राजनीति में जब आई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में जब बनने से पहले जब वो आई तो कभी भी जो उस वक्त भैरव सिंह शेखावत, जिनको राजस्थान का शेर कहा जाता था और जिनके सामने विरोधियों का कंठ सूख जाता था, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कभी भी 200 सदस्यों की विधानसभा में अपनी तरफ से अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी के और जनता पार्टी के पहले बने थे। तो वो, लेकिन जब वसुंधरा को ये सब दायित्व सौंपा तो और उन्हें जो सूत्र पकड़ाया, वो सूत्र पकड़ाने वालों में दिवंगत प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी थे। उनका कहना था कि जयपुर, मतलब आप राजस्थान के लोगों से संपर्क कीजिए, उनके खाने पीने, उनके पहनने ओढ़ने, उनके साथ में चलने फिरने का अपना जोहर दिखाइए। और वो उन्होंने दिखाया। 33 जिलों की उन्होंने यात्रा की और यात्रा करने के बाद में वो एक पॉपुलर लीडर के रूप में स्टैब्लिश हुई। और उसके बाद में वो कांग्रेस की सरकार को परास्त करके और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 120 200 में से 120 स्थान अपने दम पर हासिल किया और चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन बस यही इसी के साथ में उनका एक अलग छत्रप होने का, अलग सूबेदार होने का सिलसिला बना। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही जब भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में एक साथ पराजित हुई और राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने सारे प्रदेशों के जो ऑफिस बेरर थे, जो विपक्ष में के नेता थे, उन सबको त्यागपत्र देने का आदेश दिया और कहा कि वही आदेश उन्होंने वसुंधरा जी के लिए पारित किया। लेकिन वसुंधरा जी ने वो मानने से इनकार कर दिया। जब बहुत दबाव बनाया और बड़ा चर्चा होने लगी तो अपना त्यागपत्र देने जब गई तो इतनी फ्लीट के साथ में गई जैसे कि राजस्थान से कोई एक बहुत बड़ा दल जा रहा है। और वो दिल्ली जाकर के उन्होंने त्यागपत्र किसी और को नहीं दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया। इस बीच में गडकरी जी आते हैं, चीजें बदलती हैं, लेकिन तब से एक तनाव वाला सिलसिला बना।
उनके साथ में दिक्कत ये थी कि दोबारा जब बनने के बाद में, यानी दोबारा जब वो बनती हैं तो वो राजस्थान में एक भारी बहुमत से आती हैं, 163 के करीब स्थान उन्हें मिलते हैं। वो 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा के इलेक्शन से पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो वो उनका फिर एक बार फिर से वही छत्रप जैसा सीन लगा कि वो राष्ट्रीय नेता हो गई हैं। और उनको जब ये पता एहसास कराया गया कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए एक तरीके से उम्मीदवार हैं और लोकसभा के चुनाव का सारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो राजस्थान के मामले में उन्होंने उनकी सुनी नहीं। और यहीं से नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी के बीच एक तनाव पैदा हुआ। मोदी जी को जितना बहुमत मिला और जैसा लोगों का समर्थन मिला, उससे सारे जो विरोधी थे वो सब, उनके दल में भी वो सब नतमस्तक हो गए। और ये बात, लेकिन वसुंधरा राजे आखिर दम तक टिकी रही और ऐसा हुआ नहीं। अभी वो जाकर के और उन्होंने अपनी सियासी चालों में कुछ बदलाव किया है और बावजूद उनको हाशिए पे धकेलने के बावजूद वो अपना वर्चस्व दर्शाती रही हैं, कई धर्म यात्राएं करके और अपने बेटे को सांसद बना करके ये सब दिखाया है उन्होंने। तो वो, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगा जो भी वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, और उन्होंने लगातार उनको कॉर्नर करने की चेष्टा की। अभी ताजा किस्सा ये है कि वो अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं दिसंबर में, वो चाहती थी कि उनका जो जिस तरह के 70-72 जो एमएलए थे उनके अंदर उनका बहुमत है, उन्होंने ही उनको तैयार किया, उन्होंने उनको लड़ाया, उन्होंने ही उनकी सारी वो सब की। उनसे अपेक्षा की जा रही थी भाई कि वो सब समर्थन करेंगे, समर्थन भी किया। लेकिन जो रणनीति अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी की है कि वो तोड़ते हैं चीज़ों को और अपने सामने आने वाले किसी भी अवरोध को पूरी तरीके से नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, वही हुआ। और उसमें उनको उम्मीद थी कि शायद वसुंधरा राजे नाराज होकर के पार्टी छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन अभी वो मैदान में डटी हुई हैं और वो देख रही हैं कि कैसे वो स्वीकार भी नहीं करती कि उनके साथ में कोई द्वंद्व है पार्टी का, उनके साथ में कोई, लेकिन जो दिखता है, हम लोग जो संकेतों की भाषा से ही समझने की चेष्टा करते हैं कि कैसे हाशिए पे करने का सिलसिला किया जा रहा है, उनकी हैसियत को कैसे कम करने का सिलसिला किया जा रहा है। उन्हीं के तैयार किए हुए लोगों को प्रतिपक्ष का नेता बनाते हैं, उन्हीं के तैयार किए हुए लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने उनको बिल्कुल अलग से कुछ छोटा करने की बात समझाने की चेष्टा करते हैं। यही चल रहा है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ठीक है, उनके पास ताकत है, जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे काट दे, वसुंधरा के पास शायद वो ताकत नहीं है, लेकिन जमीन की बात करें, खाली राजस्थान की बात करें, हम देश की बात ना करें, राजस्थान में नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे दोनों चेहरे अगर आमने सामने हो, दोनों चेहरे हो, तो पब्लिक जो है ज्यादा वजन किसको देती नजर आती है, या बीजेपी के आम कार्यकर्ता जो है किसके साथ खड़े नजर आएंगे? फिल वक्त एट प्रेजेंट मैं बोल रहा हूँ कि वसुंधरा राजे बड़ी आसानी से परास्त कर सकती हैं वर्तमान स्थितियों में नरेंद्र मोदी अगर उनके सामने मैदान में आ जाएं। लेकिन जिस तरह का, क्योंकि उन्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लोग इनकी जो सम्मोहन की जो ताकत है, उस ताकत से कहीं बहक तो नहीं गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो, हालांकि उन्होंने 2-3 प्रयोग किए हैं इन चुनावों से पहले। उन्होंने अपने जन्मदिन का एक पर्व मनाया था, वो विधानसभा चल रही थी और पिछले साल की बात है, तो वहाँ बूंदी के पास में एक जगह जहाँ उन्होंने मनाया, तो जितने सांसद थे उसमें से ज्यादातर, और जितने एमएलए थे उसमें से 90% वो सब लोग उनके वहां पर पहुंचे, जबकि विधानसभा चल रही थी, लोकसभा भी चल रही थी, और उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये दिखाने के लिए ही सारा सिलसिला किया था इन्होंने कि मेरे बुलाने पर क्या होता है। तो वो ऐसा 2-3 बार वो स्थापित कर चुकी हैं, लेकिन साथ साथ में वो इस तरह का डिसीजन लेने को से भी कतराती है। उनको लगता है कि अगर वो बागी बनेंगे तो कहीं उमा भारती वाली स्थिति या गोविंदाचार्य जी वाली स्थिति, या मैं उसमें बोलूं, मैं सनी साहब, मैं बोलूं बागी बनने की जगह तो नहीं है। समझिए कि मेरा घर में जो है
मेरे भाइयों के साथ झगड़ा चल रहा है तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी तो पॉसिबल नहीं। अधिकार तो तभी रहेगा जब आप घर में रह के लड़ेंगे। वो तो मैं सहमत हूँ कि पार्टी के भीतर आप लड़ाई लड़िए और इस लड़ाई में जो है आप कैसे जीतते हैं, कैसे, वो स्ट्रेटजी मुझे एकदम सही लगती है, उससे इनकार मुझे नहीं, वो सही है। वो चाहे नरेंद्र मोदी जी के सामने कल स्थिति आए या इनके साथ आए या किसी के साथ आए, क्योंकि हर किसी की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी की भी मेहनत है, उसकी मेहनत से इनकार नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी की भी मेहनत है, वसुंधरा की भी मेहनत, सबकी मेहनत है, शिवराज सिंह चौहान की भी मेहनत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और पार्टी के भीतर लड़ना चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है। हम अपने घर में लड़ाई खुद मिलकर लड़ेंगे, क्यों अलग हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि राजस्थान में नया नेतृत्व देना होगा, क्योंकि वसुंधरा जी को हम दिल्ली लाते हैं, वहां पे कोई नया, चूंकि वसुंधरा जी तो आगे आने वाले 25 वर्षों तक नहीं रहने वाली, तो वैसे में नहीं रहने वाली मतलब सत्ता में ही बनी रहे, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि नया नेतृत्व आए, इससे हमें भी कोई ये नहीं है, ये तो बल्कि अच्छी बात है कि नया नेतृत्व आए। लेकिन नया नेतृत्व लाने से पहले आपको वहां के जो ताकतवर लोग हैं, जो वसुंधरा ने जो मेहनत की है, उनसे आपको संवाद करना चाहिए था और बैठ करके करते कि भाई किस तरह से नया नेतृत्व कैसे लाएं। नया नेतृत्व आप जो है दिल्ली से नया थोपेंगे वो, और नया नेतृत्व जो वही राजस्थान से उभर के आएगा, वो दोनों में बड़ा अंतर होगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी गलती हो रही है और केंद्रीय नेतृत्व की आप सीधे सीधे इग्नोर करके नया नेतृत्व वहीं से लाइए। नहीं, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि वसुंधरा जी को ठीक से पता है कि जिन जिन कद्दावर लोगों ने पार्टी छोड़कर अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा की, प्रांतीय नेतृत्व के लिए भी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी परेशानी बने। करोड़ी लाल मीणा ने अपनी पार्टी लॉन्च की और उसके बाद में बड़ी बुरी तरह से पराजित हुए, कुछ हाथ नहीं लगा और वापस लौट आए वो। घनश्याम तिवाड़ी, उन्होंने भी उन्होंने काफी जमघट दिखाया और ब्राह्मणों की 5-5 लाख की रैलियां उन्होंने ऑर्गेनाइज की और अपने विजय के आंकड़े भी उन्होंने बहुत ऊंचे रखे। उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके और उनको वापस लौटना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों लोग ही ऐसे रहे। तो वसुंधरा जी की समझ में ये आ गया कि पार्टी छोड़ने से तो कोई बात होती नहीं है, वो उस रास्ते पर नहीं चल रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ में वो केंद्रीय नेतृत्व की किसी भी ऑफर को, किसी भी उसको, उसमें विश्वसनीयता नहीं देखती। उनको मालूम है कि बड़ा, अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बड़ा बदले लेने वाले, विंडिक्टिव है। अगर आप उनके हिसाब से अगर पानी में कूद जाएंगे तो वापस निकल नहीं पाएंगे, उस तरह की उनका सिलसिला है। क्योंकि उन्होंने संकेत ही नहीं दिया। उनके बेटे को जो 2 बार से सांसद है, उसको कई मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं दी। मतलब अगर आप कोई सम्मान देना चाहते, अगर आप साझा करना चाहते, तो सबसे पहले आप ये संकेत देते कि आपका पुत्र अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। तब आप, या आपको कहते कि सब आप ये संभालिए, आप तो कुछ विश्वसनीय लगता। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, उनके लोगों को ही बांट करके उनकी वफादारियां तो केंद्रीय नेतृत्व हासिल कर रहा है। और उनके सामने जिस तरह के प्रलोभन है, जिस तरह के आगे बढ़ने के रास्ते दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके वफादारों की जो एक बड़ी संख्या है, वो संख्या इधर उधर हो जाए। ये जब तक इनको पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक ये इस तरह का कोई भी, न तो मेरा ख्याल है कि केंद्र में ऐसा स्थान संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट तो बना ही रखा है संगठन का उनको, लेकिन इतनी ताकत वो नहीं देंगे कि आप एक बार, आपको अगर उनके कहने से अगर कुछ करती है और उसके बाद में राजस्थान भी खो दें और केंद्र भी खो दें और अपनी राजनीति भी खो दें। एक सवाल ये बनता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है पार्टी के प्रति वफादार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है, आप इस पे बेहतर बताइएगा, कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में डैमेज भी नहीं करेंगी अपनी पार्टी, अपनी ताकत लगाएंगी कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा जीते। लेकिन अगर समझिए एक मौका ये होता है कि अगर पार्टी जीत करके आती है तो वसुंधरा राजे अपना दबाव बना सकती हैं, अपने नेताओं को जिता करके लाएंगी, बहुमत होगा तो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनवा सकती हैं, ताकत वही मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव जब होगा तब क्या करेंगी वसुंधरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। कि विधानसभा चुनाव में तो चलिए उनको अपनी भी ताकत उनकी है, लोकसभा चुनाव में क्या करने वाली है। देखिए, ये बता दूं आपको कि ये सब फैसला तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की जो बाकी लिस्ट के बाकी लोग जो सामने आ जाएं कि किनको टिकट दिया है, किनको नहीं दिया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो भी वसुंधरा जी के समर्थक लोग हैं, उनको टिकट काटा जा रहा है, कई बहानों से काटा जा रहा है। उम्र के बहानों से काटा जा रहा है,
विक्ट्री के बहानों से, संगठन में काम करने के बुलाने के बहानों से काटा जा रहा है, इस तरह का आरोप है, लांछन है, अंदाजा है। ये लिस्ट आएंगे तो सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो वो सब देखने के बाद में वो फैसला करेगी। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में वो ये तय है कि जब आपकी संख्या ही नहीं रहेगी तो आप किससे बार्गेन करेंगे। तो अपनी संख्या तो बढ़ा के रखना चाहती हैं, शासन भी लाना चाहती हैं, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो उस तरीके से सक्रिय और मुखर होकर के जिस तरीके से उनका जो अपना वर्चस्व है उसका इस्तेमाल वो उस तरीके से नहीं करेंगी। लोकसभा के चुनावों में वो क्या करती हैं वो इस पर निर्भर करता है कि विधानसभा के चुनावों में केंद्रीय नेतृत्व ने उनके साथ में क्या सलूक किया, इस पर निर्भर करता है। एक और सवाल बनता है कि जो रमेश बिधूड़ी को लेकर लगाया है, वहां पे रमेश बिधूड़ी जो है वो किस तरह के नाम है, किस तरह की चर्चाएं हुई, वो सबको पता है। बावजूद इसके बीजेपी ने वहां लगाया, केंद्रीय नेतृत्व ने गुर्जर वोटों को जमा करने के लिए लगाया। क्या उसका क्या प्रभाव हुआ वहां पे? देखिए, ऐसा बताऊं आपको कि गुर्जरों की कई खापें हैं और उन खापों के अपने अपने गोत्र हैं। सचिन पायलट का गोत्र भी बिधूड़ी है और इसका रमेश बिधूड़ी जो है इनका भी बिधूड़ी है। और इनकी टसल रही है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भंडाना वगैरह थे, जो मेरठ और गाजियाबाद के इलाके में बड़े कांग्रेस के बड़े भारी नेता हुआ करते थे, जो सचिन राजेश पायलट के साथ में द्वंद्व में थे। और उस वक्त नरसिम्हा राव ने इस्तेमाल किया अपनी लड़ाई में अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए राजेश पायलट के खिलाफ भंडाना वगैरह को अपने साथ में जोड़ के। बिल्कुल वो की वो नीति है कि गुजरों में बांट कर दी जाए। और जो सचिन की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 3 ही जातियां हैं जो कुल मिलाकर के, एक तुम अल्पसंख्यक हैं वो सारे, और दूसरे माली हैं वो सारे, और तीसरे गुजर हैं। ये कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर आप गुजरों को बांट देते हैं तो एक कमी का सिलसिला होता है। सचिन वहां काफी उलझते हैं। बाकी और कोई दबदबा नहीं है। ये कि गुजरों में वो आ जाना चाहिए, दीवार बन जानी चाहिए। लेकिन गुजरों का एक अलग किस्म से सोचने का सिलसिला रहा है और राजेश पायलट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके के अंदर, उसको इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। और तो वो तो उसी जगह उनका निधन भी वहीं हुआ, रोड एक्सीडेंट में। तो सचिन का वैसे सचिन को डराने का एक सिलसिला है, लेकिन सचिन को डरने का कोई सिलसिला है नहीं। जमात के साथ में उनके सीधे संबंध हैं और साथ साथ में उनकी पार्टी के जिस तरीके से अब सिलसिले बन रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि कुछ डर पैदा होगा। लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल के आए हैं, ये भाषा यहाँ की नहीं है। इस तरह की भाषा हम नहीं बोलते एक दूसरे के लिए। मुसलमानों के लिए ऐसा डेरोगेटरी, तो मुसलमान हिंदुओं के लिए ऐसा डेरोगेटरी जुबान नहीं बोलते जैसी वो बोल करके और स्थापित होके यहाँ कार्यभार देखने आए। तो क्या ऐसा हम समझे कि रमेश बिधूड़ी को वहां भेजने का बल्कि बीजेपी को फायदा होने के बजाय नुकसान होगा, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। नुकसान क्या है, मतलब उनको अगर वो बिधूड़ी जिनको खड़ा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए संकट पैदा हो रहा होगा। गुजरों के वोट नहीं मिलेंगे उनको उस तरीके से। कुछ लोग होंगे ना इत्तेफाकी रखते हैं, वो रखते होंगे, दूसरी खाप के होंगे, लेकिन गुजरों को वोट नहीं मिल सकते। सचिन के मुकाबले सचिन को डेफिनेटली वोट मिलेंगे। लेकिन अब तक ऐसा कोई विरोध लेकिन वहां से दर्ज हुआ नहीं है कि बिधूड़ी के खिलाफ लोग हुए। वहां के उम्मीदवार ने कहा कि नहीं, बिधूड़ी हमको नहीं चाहिए, या वहां के समाज ने कहा कि बिधूड़ी को यहाँ क्यों भेजा, ऐसा कोई कहीं रिपोर्ट मैंने देखी नहीं। देखिए, मेहरबानियों से जब आपको टिकट हासिल होता है और आला कमान आप पे मेहरबान है तब आपको टिकट दे रहा है, तो आप इस तरह की आंख तो तब दिखाएंगे ना जब आपका जातीय या जो भी आपका समूह है मजबूत है। मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला है। भारतीय जनता पार्टी है तो उनको दूसरी जमातों के मतलब समीकरणों के माध्यम से वोट मिलेंगे, वरना मिलेंगे कहाँ से। तो ऐसे में इस तरह का दावपेच करना और इस तरह की आंख दिखाना बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। वो तो अगर वसुंधरा जी चाहें तो ऐसी बात हो सकती है, जरा आंख दिखाइए तो जरा आंख दिखा सकते हैं वो लोग। क्योंकि वहां से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से महावीर प्रसाद जैन भी जीते हैं 2 बार। जैन भी जीते हैं, दूसरी जमात के लोग भी जीते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैसे सचिन पायलट जीते हैं। तो ऐसा नहीं है वहां, ये हो भी सकता है। और अल्पसंख्यक जो बिल्कुल अपने आप को अलूफ रखते रहे, पहले वोट नहीं करते थे, अब वो जुट करके वोट करते हैं। और कांग्रेस के साथ में उनका सीधा सीधा ताल्लुक ये बना दिया है, जिस तरीके का माहौल बना है उसके मुताबिक कि अब मुसलमान वोट करेंगे और कहाँ वोट करेंगे ये पता है। तो ये तो एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को तो होगा नहीं, ये तो कांग्रेस को ही होगा
और सचिन पायलट को ही होगा। तो अपनी जाति के वोट लाएंगे तो लाएंगे ही, और साथ साथ में दूसरी जमात जो है उनके उनके जो वोट मिलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर स्थिति के अंदर सचिन पायलट है। बस एक भय का दृश्य क्रिएट किया है, वो कितना कामयाब होता है देखने की बात है, मेरा ख्याल कुछ नहीं होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का एजेंडा होता है वोटों का ध्रुवीकरण, खास करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, वो होता दिखाई पड़ रहा है वहाँ? देखिए, राजस्थान में ये तब भी नहीं हुआ था जब बहुसंख्यकों की एकता का सिलसिला करके और पूरे मुल्क में घूम रहे थे, और बिहार में इन्होंने प्रयोग किया था, यूपी में इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपके हरियाणा में प्रयोग किया था, और कुछ हासिल किया था सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जो कर्नाटक से वो टूटना स्टार्ट हुआ है, कर्नाटक में टूटा है वो, हिमाचल में टूटा है वो, और बाकी के इन तीन जो प्रदेश हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वहां भी टूटेंगे, और राजस्थान में तो निश्चित रूप से टूटेंगे। ये सिलसिला चला नहीं है, हालांकि लगातार कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री भी उदयपुर के उस कांड की बात करते हैं जो टेलर मास्टर के साथ में हुआ, जोधपुर की बात करते हैं, करौली की बात करते हैं, और कोई बात नहीं है। सबका विकास, सबका वो क्या कुछ उनकी चर्चा नहीं करते, वो उन्हीं की बात करते हैं। तो मतलब ये कि वो उसको रंग देना चाहते हैं, लेकिन रंग मिल नहीं रहा। और ये जो नेता है इधर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, उसकी बात को कोई उतना सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि अभी नए नए लोग हैं। नहीं तो वसुंधरा जी कुछ बोलती हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी उस तरीके से नहीं बोलते, बोलते भी हैं तो उनका कोई पूरे प्रदेश में इफेक्ट नहीं जाता। राजपूत जमात में भी पूरे उसमें इफेक्ट नहीं जाता। राजपूतों के मारवाड़ के अलग लीडर हैं, मेवाड़ के अलग लीडर हैं, आपके ढूंढाड़ के अलग लीडर, 7 संभाग जो हैं इनके, हमारे इनके सबके अलग अलग लीडर हैं, और सबका अपना अपना दबदबा है। उनको इस तरीके से नहीं काउंट किया जा सकता था एकजुट यूं हो गए, नहीं। यहाँ तो ये रियासतें मिलना ही बड़ा मुश्किल काम था, ये राजस्थान बनना ही बड़ा मुश्किल काम हो रहा था, तो इनको इस तरीके से साधना तो बहुत ही मुश्किल काम। तो ओम सैनी साहब, आप आए, आपने वस्तु स्थिति वहां के रखी, वहां बतलाया कि क्या हो रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम आपके साथ नए कार्यक्रम में। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब कुछ सवाल लिखते हैं या कोई बात लिखते हैं तो स्पष्ट लिखिए, ताकि हम उसको पढ़ पाएं और आपकी बात कर पाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े। और ये जो डिजिटल मीडिया है, जो लेटेस्ट मीडिया जिसको कह सकते हैं हम, इसमें यही तो खासियत है कि आप और हम भले एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, शायद वो भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा जब आपका नाम जैसे आ रहा है वैसे आपका छोटा सा फोटो भी वहाँ पे दिखाई पड़े, और हम जिन किसी को भी चाहें वहाँ पे हम ला सके। कि हमने क्लिक किया, जैसे मान लिया कि समझिए अभी ड्राइंग मेमोरीज कुछ कह रहे हैं, मध्य मार्ग ही देश की शांति के लिए सही है, तो समझिए हमने ऐसे किया तो ये इनका देखिए जो ये है वो दिख रहा है, तो वैसे ही शायद उनका फोटो भी दिखे और उनका वीडियो भी लाइव हो जाए, ऐसी व्यवस्था शायद होने वाली है। और हमारा हमारा प्रयास है कि आप सब भी सहभागी बने, क्योंकि पत्रकार ठीक है, पत्रकार एक लगातार पढ़ता रहता है, उससे अवगत रहता है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा बेहतर जानता है। लेकिन आप सब जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ वहाँ की बात तो कर ही सकते हैं, जिस इलाके में वहाँ की बात। इसलिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करूँ। तो आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम ज़रूर बताएं, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी बजा लें, ताकि जो है आपको हमारा प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि हम केवल लाइव प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम कई सारे वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो भी देखें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, और अपने परिचितों से कहें कि अच्छी बात हो रही है द नागरिक पर, सुने, क्योंकि हम नागरिकों की बात करने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। आपका सहयोग चाहिए इस तौर पे हमको, और फिर हम 2:30 बजे के कार्यक्रम में मिलेंगे। इसके अलावा जो वीडियोज अपलोड होते रहते हैं उसको भी देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें,